मेरी मुराद डॉक्टर नैब सिंह मंडेर जी तो जिन्हों के बारे में क्योंकि उन्होंने पहले PhD डॉक्टर राणा जी दस रहे थे जोड़े व्यक्ति ने लघु कथा के उत्ते या मिनी कहानी के उत्ते PhD की मेरे ख्याल उस तो बाद उन्होंने बारे में होर कुछ ज़्यादा शब्द बोलने को बाकी जरूरत नहीं होंगी। तो डॉक्टर नैब सिंह मंडेर धन्यवाद जी डॉक्टर साहब स्वागत किया जाता है। तो मैं सब तो पहला श्री रणजीत आजाद कांझला जी को बेनती करता हाँ कि वो मंच से आउणगे ते अपनी मिनी कहानी सुनाओगे। श्री रणजीत आजाद कांझला जी। सत्कार हाजरी गुरफतेह। मेरी मिनी कहानी का सरलेख है डर। चार पिंडां दे सांझे पैंदे चौंक ते खड़ी वो अपने पिंड नूं आउण वाली अखीरले टाइम वाली बस का इंतजार कर रही थी, पर बस किसे आउंदी नज़र नहीं थी आ रही। उस पास अपने बीमार पिता लई दवाइयां सन या फिर बस किराए जोगरे पैसे सन। दिन छिपदा जा रहा सी। एक बस आई पर वो होर पिंडां नूं जाण वाली सी। उसने नेड़े होके बस कंडक्टर नूं अपने पिंड वाल आउण वाली बस बारे पुछया तो पता चलिया कि वो बस तो अज आउंदी नहीं, क्योंकि वो खराब होने करके वर्कशाप विच लाई हुई है मुरम्मत लई। हुण की कीता जावे? दिन होर ढलदा जा रहा सी। वो इकल्ली होने करके पिता जी की दवाई समय सिर ना पुजन का ते उसनूं अपने इकल्लेपन का डर सताउण लग्या। पर की कीता जावे? इस डर का झलकारा उहदे चेहरे तो साफ झलकदा सी। इकल्ली मटियार कुड़ी नूं वेख कोलों दी लंघण वाले चोबरां ने टेढ़ियां मैलियां नज़रां नाल तक्किया ते एक दूजे नाल नज़रां मिला मन विच इउं बिउं तो बनाउण लगे कि शिकार वधिया है, किसी कीमत ते हथों ना गवाया जाए। लड़की नूं भी अपने अंदरले डर तो चोबरां दी मैली तकनी ने खबरदार कर दिता सी। किते 8वीं 9वीं विच पढ़दी ने स्कूल विच होए नाटक एकांगी मेले विच वेखे एकांगी का यह दृश्य सीन चेते आ गया कि इस तरह शाम के समय बस की उड़ीक करती इकल्ली कुड़ी दुआले जिवें मुंडे उहदे दुआले हो जाते हैं अते उन्हां नेड़े लगदे मुंडियां नूं इक्को शब्द कह के अपने मन विचले डर का प्रगटावा करती है कि मैं एड पीड़ित हाँ। बस इन्ना कहने की देर होंदी है कि दुआले हुए मुंडे ये सुन के डर गए तो झट उस तो दूर परे चले जाते हैं। उसने अपनी बुद्धि नूं वरतदियां इन्ना ही कहा कि मैं कल कोरोना टेस्ट करवाया है तो अज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आ देखो शहरों दवाइयां लेके आ रही हाँ। इन्ना सुनते ही दुआले हुए चोबर आ गए कुछ पलों विच ही चोबर गायब हो गए। हुण वो अपने अणसुरक्षित जे डरों बेखौफ हो गई थी, पर उसनूं अपने घर पहुंचण का डर सता रहा था। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सारी मूल बात है करो ताकि देश की हौसला अफजाई होती है। इस तो बाद मैं बिना किसी देरी को गुजारिश करूँगा श्री गुरमीत रामपुरी। तो जन्म तो 15 दिन बाद उसके छोटे पुत्र केश नूं सरकारी टीचर लगी हुई शारदा का रिश्ता हो गया। सारी कहानी याद करके माया ने कन्ना नूं हथ लाए। अचानक गेट खड़कन की आवाज़ आई। शारदा ते नेहा मंदिर जाके आ गई। बीजी मैं महक नूं अपने बैडरूम में झूले में पा दिया। लै पुत्र। माया ने महक का मत्था चुम के नेहा नूं फड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद जी रामपुरी जी। इन्हों तो बाद गुजारिश करके डॉक्टर हरप्रीत सिंह राणा जी अपनी मिनी कहानी की रचना का पाठ करते। मेरी मिनी कहानी का संदेश है जी वंड। विधवा बे औलाद वड्डी नूं चवाए उसे खस के गवांढियों के जीते वाल हसरत भरियां नजर ना सकता वे घर का बजुर्ग सोची पै गया। नहीं
मैं नहीं इंज होण देना, मन्नू ये वंड कतई स्वीकार नहीं। छोटी नूंह गुस्से विच अग बबूला होई कंब रही थी। बजुर्ग के मथे ते चूड़ी उभर आई। सामने वेड़े विच खेडदा निक्के निक्के पोतड़ियां नूं वेख बजुर्ग हलेमी नाल बोलिया, धीए वंड तां घर विच एक दिन होनी है, इसदी नहीं तां जमीन। बुजुर्ग गल पूरे किए बिना ही उठ खड़ा होया। छोटी नूंह ने अपने घर वाले वाल तकिया। वो चुपचाप भाभी के कमरे वाल तुर गया। धन्यवाद जी। हाँ जी, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਲੰਗਿਆਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਗੱਪੂ ਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੋਹਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਲਵੀਰੋ ਨੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਦੀ ਝਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਰਜਨੀ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਕਾਕੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟੂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਕਰੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੈਡਰੂਮ ਉੱਪਰ ਬਿੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਕੁਰਕਰੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸੋਮ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਕੋਲ ਬਿੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੇਰੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸਾ ਮਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਲੇਰੋ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗੁਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰਜਨੀ, ਜਮਾਤ ਡੈਸ਼ ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਕੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬਲਵੀਰੋ ਫਟਾਫਟ ਬਿੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਕੱਲੀ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। मित्रांनो, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरा निवेदन है डॉक्टर सुभाष नीबू जी से कि वो अपनी रचना का पाठ करें। मेरी लोक कथा का शीर्षक है इलाज। संवाद शैली में है, अरे भाई दोस्तों से मिला करो, बातचीत किया करो, ये उदासी और अकेलेपन का एहसास कम होगा। पर डॉक्टर साहब अब ऐसे दोस्त भी नहीं रहे जिनसे मिलकर बात करके सुकून मिलता हो। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि जब भी उनके पास बैठता हूँ ये राजनीति पर बहस करने लगते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। तो क्या हुआ? तुम अपनी बात रखा करो। मेरी बातें सुनकर वे हंसने लगते हैं, मुझे राष्ट्रद्रोही कहने लगते हैं और
आखिर तुम ऐसी बातें करते क्यों हो? मैं शिखर पर पहुंची महंगाई की बात करता हूँ कि यार गुजारा करना बहुत कठिन हो गया। बेरोजगारी की हदें पार कर गई है। 2 बेटे हैं, पढ़ लिख कर घर में बेकार बैठे हैं, कोई काम नहीं मिलता। डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के दाम आकाश छू रहे हैं। तो क्या? मेरी बात सुनकर मेरी खिल्ली उड़ाते हैं वो। यदि मैं वर्तमान सरकार की नाकामियां गिनाता हूं तो मुझे राष्ट्रद्रोही कहते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि क्या सोचते हो? यही डॉक्टर साहब कि उनके बीच बैठने से तो अच्छा है मैं फिर से टीवी ही क्यों ना देखने लगूं, जो पिछले कई बरस से मैंने देखना बंद किया हुआ है। मगर क्या? मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? अब मैं किताबों और बच्चों से दोस्ती गांठूंगा। मुझे अपनी उदासी और अकेलेपन का यही इलाज बेहतर लगता है। थोड़ी तालियां कुछ मेरी चाहिए ने ते डॉक्टर बहुत धन्यवाद जी। इस तो बाद गुजारिश है कि सुखा खान जी अपनी रचना लेके आओगे। मेरी मिनी कहानी का सिरलेख है चिट्टा लहू। हर रोज जदों भी घरों काम ते जान लई निकलना बीबी ने इक्को ही टोटल रट लाई हुंदी। बेबिंदरी गल सुन, वो मैंबरां दा भांसी तेरे नालों किन्ना घट पढ़िया, फिर भी रोज चिट्टे कपड़े पा के काम ते जांदा है, नाले कोई टाइम नहीं, कदे भी आ जा सकदा है। एक तू आ 7 वजे जाके उधरों मूंह हनेरे घर वड़दा है, ਉਹਨੂੰ ही पुछ लै तैनू भी रखा देवे किसी काम ते। मैं हमेशा इक्को गल कह के दरां चों बाहर हो जाना कि इस साल मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, नाले काम भी सौखा हो जाएगा। अज तो हद ही हो गई। बीबी कहनी तेरा नहीं कख होना, बंसी नवी गड्डी भी लै आया, तेरी तनख्वाह नाल घर दा गुजारा ही मसा हुंदा है। देख बिंदरी तैनू मैं कहनी आ अज अपने ते जवाब दे आवी, अज अपने काम ते जवाब दे आवी। मैं बंसी नूं पुछ लिया, कल तो तू ओहदे नाल जाया करी। बीबी तैनू ओहदे चिट्टे कपड़े ते चिट्टे काम तां दिख गए, पर ओहदे चिट्टे काम ने किन्ने पुत्तर धीआं मां प्यो तो वख करते ओह नहीं दिखे। कड़ियां वर्गे नौजवान सरिंजां ने सुक्कियां छटियां वांग तोड़ते, नाड़ां च सरिंज जोक वांग लगी रह जाती है। बीबी देखी किते मेरे चिट्टे कपड़िਆਂ ਦੇ नाल मेरा लहू भी ना चिट्टा हो जाए, फिर पछताउण नाल कुछ नहीं होना। इंज ना कह हौका लैके ना बुत कहनी बीबी ने मैनू घुट के बुक्कल विच लै लिया। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਲੇਡੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਟਿਫਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अब जिस तो बाद गुजारिश करके मैडम परमजीत कौर सिक्खू गुरदला की रचना का पाठ कर लेंगे। मैडम परमजीत कौर। मेरी कहानी का सिरलेख है जी कैक्टर। अज जो ड्यूटी से बड़ा दुखी बैठा क्योंकि उसने नौकरी छड्डण का मन बना लिया। अखां बंद कर वो भरे मन नाल कुछ दिन पहला भी समय नूं याद करता है। उस समय तो लगभग अद्धा घंटा पहला अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो गया थी। उत्सुकता ही इन्नी सी, पैसे की तो कोई कमी नहीं सी रही। औलाद खूब कमाई कर रही थी, पिछले कई सालों तो विदेश विच रह रहा थी। खिड़े मन नाल वो हथ च गुलाब चुक बैठ गया। ये देख सफाई करती एक औरत ने उसनूं पुछ ही लिया, बापू जी लगदे तां वधिया परिवार विचों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਈ कि ਇੱਥੇ इस इंस्टीट्यूट ਵਿੱਚ मामूली तनख्वाह ਤੇ नौकरी करन आ गए? नहीं बीबा कोई विपता नहीं, मैं ਇੱਥੇ कोई पैसे ਲਈ चौकीदारी नहीं करन आया। रब ने बहुत कुछ दिता होया।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਘਾਟ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਝੱਟ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਚੁੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ? ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਕਟਸ ਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਗ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਨਿਆਸਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेट भी किया, उसका भी किया कि कल जान गया। हाँ जी, सभी साहित्यकार मित्रों को मेरा नमस्कार, सादर करना। मेरी लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। मेहर सिंह ने अपने शोध प्रबंध अपराधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में सामग्री एकत्रित करने के लिए स्थानीय जेल अधीक्षक को फोन किया। स्वयं का परिचय देने के पश्चात उसने प्रार्थना की, सर, मैं किसी ऐसे अपराधी का साक्षात्कार लेना चाहता हूं जिसने जघन्य अपराध किया हो। तुम कब आना चाहते हो? सर, यदि आपको असुविधा ना हो और आपकी अनुमति हो तो मैं 15-20 मिनटों में आ सकता हूं। ठीक है, आ जाओ। जब मेहर सिंह जेल पहुंचा तो जेल अधीक्षक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नमस्ते के आदान प्रदान के उपरांत जेल अधीक्षक ने संतरी को कैदी नंबर 13 को बुलाने का आदेश दिया। संतरी के जाने के पश्चात उसने मेहर सिंह को बताया, यह कैदी 302 का मुजरिम है, इसने अपनी मालकिन का कत्ल किया है, इसका इंटरव्यू लेना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद सर। आरोपी के आने के बाद जेल अधीक्षक ने मेहर सिंह और आरोपी को अपने विश्राम कक्ष में बैठकर बातचीत करने के लिए कहा। मेहर सिंह, तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुमने वाकई अपनी मालकिन की हत्या की है? सर, मेरा नाम राम प्रसाद है, वैसे सब लोग मुझे रामू बुलाते हैं। हाँ, मैंने अपनी मालकिन की हत्या की है। तुम कब से उन लोगों के साथ काम करते हो?
पिछले लगभग 3 साल से। क्या वे तुम्हारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे? सर, साहब जी तो बहुत नेकदिल इंसान हैं। वे हमेशा मेरी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते थे, लेकिन उनकी पत्नी अक्सर मुझे जलील किया करती थी। तुमने ये बात अपने साहब को नहीं बताई? मेरे बताने की आवश्यकता नहीं थी, साहब को खुद इसका पता था। उन्होंने कई बार मैडम को ऐसा न करने के लिए टोका भी था, लेकिन वह मेरे कामों की कुछ सही, कुछ काल्पनिक कमियां निकालकर हमेशा मुझे बुरा भला कहा करती थी। कभी कभी तो गालियां भी देने लगती थी। ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसकी हत्या करने की ठान ली? अब क्या बताऊं सर, उस दिन सुबह जब मैं ड्यूटी पर आया तो साहब बाथरूम में थे। मैं साहब की किसी बात के लिए तारीफ कर रहा था कि मैडम बोली, ओ चिकने, कहीं तेरा साथ तेरे पर लट्टू तो नहीं हो गया है, जो तुम दोनों एक दूसरे की इतनी तारीफ करते हो। सर, मेरे लिए ये लांछन बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि यह केवल मुझ पर ही नहीं, साहब के प्रति उस औरत की घिनौनी सोच भी दर्शा रहा था। मैं रसोई में था। आनंद फानन में मैंने बेलन से मैडम पर वार कर दिया। बेलन उसके सिर पर इतनी तेजी से लगा कि वह एक भयानक चीख के साथ वहीं लुढ़क गई। चीख सुनकर साहब तौलिया लपेटे दौड़कर आए। मैडम के सिर से खून बह रहा था। साहब ने उसकी नब्ज देखी, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु निकल चुके थे। उनकी जुबान से इतना ही निकला, रामू, ये तूने क्या किया? मैं क्या जवाब देता, अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। धन्यवाद। सत्कारित मंच, सत्कारित लेख मित्रों, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत। मेरी मिनी कहानी लघु कथा का शीर्षक है उड़ान। दोपहर का वक्त था। तेज गर्मी और लू ने चारों ओर प्रकोप मचा रखा था। दफ्तर के एसी कमरे में बैठे जतिन के मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि बेटी सुनंदा, जिसने ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया है, घर पहुंची होगी या नहीं, पता करने के लिए उन्होंने घर फोन किया। सुनंदा आ गई? नहीं, अभी आई नहीं। निकलते वक्त उसने फोन किया था, बस पहुंचती ही होगी, पत्नी सुरेखा ने बताया। 3:30 हो गए, बाहर लू चल रही है। इतनी गर्मी में स्कूटर चलाकर पता नहीं कैसे आ रही होगी। जतन की बेटी के लिए चिंता खुद ही बोल रही थी। मैंने उसे ओढ़ने के लिए सूती दुपट्टा दिया है। वो धूप से बचने के लिए अच्छी तरह मुंह सिर ढक लेती है। वो धूप से बच जाएगी, आप चिंता ना करें। अभी 2 दिन हुए हैं, रास्ता समते भी वक्त लगता है। आते ही फोन करती हूँ। सुरेखा ने उसकी चिंता को भांपते हुए जतन को तसल्ली देते हुए कहा। जतन फोन रखकर ऑफिस का काम करने लगा। गुप्ता जी, इतना फिक्र ना किया कीजिए, बच्चों को कुछ बनाना है तो हौसला रखना ही पड़ता है। जतिन के सहकर्मी विनोद, जो साथ बैठे थे, उसकी बात सुन रहे थे, ने जतिन को हौसला देते हुए कहा, हम लोग एसी में बैठे हैं, कमरे के बाहर बेशक शाम में ही 2 मिनट जाना भी पड़े तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। बेटी तो इस गर्मी में कई किलोमीटर दूर संस्थान में आती है।
चिंता होनी तो लाजमी है। जतिन ने गर्मी झेलती बेटी की मुश्किल को जैसे खुद पे ओढ़ते हुए कहा, आपकी बात सही है, पर ये भी तो देखिए वो अकेली नहीं, उस जैसे हजारों बच्चे जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, अपनी उड़ान भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहीं जरूरत से ज्यादा चिंता उसकी उड़ान को बाधित ना कर दे। अभी बात चल ही रही थी, घर से फोन आ गया, पापा मैं घर पहुंच गई, आप फिक्र ना करें। सुनंदा ने जतिन को बताया। बेटी के शब्दों के आत्मविश्वास में उसकी उड़ान साफ महसूस की। अब वो तनाव मुक्त हो गया था। धन्यवाद। शुक्रिया। ये हिंदी में मेरी पहली कोशिश थी। हिंदी वाले मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਭੋਲਾ ਰੰਡੇ ਜੀ को अपने रचना का पाठ करके ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਵੇ ਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭੈਣੇ ਚਿੜੀਏ। ਸ਼ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਾਹਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ? ਚਿੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਉਣ ਹਟ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਚਿੜੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਾਜ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਕੋਲ ਚਿੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਬਰ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਸਕਰ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸੀ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਪਸੀ। ਗੁਰਪਾਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿਆਣ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਤੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਮੂ ਬੁੜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਰਪਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਗਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਾਲ ਅਣਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਗੁਰਪਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। नमन और नमन पूरे भारत से पढ़ाए विभिन्न
मिनी कहानी लेकर और लघु कथाकारों को। मेरी आज की लघु कथा है अंग। जब भी राजा की सवारी सड़क पर निकलती, उसकी मुट्ठियां तन जाती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, सब हरामी है, हमारा खून चूस चूस कर बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सब साले चूस, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। राजा के दरबारियों ने उसे एक तरफ करके समझाया, थोड़ा डराया, थोड़ा धमकाया, पर उसका चिल्लाना पहले से दुगना हो गया। दरबारियों ने राजा को बताया, इसकी शिकायत की। राजा ने मुझे बुलवा भेजा। राजा ने उस आदमी को गौर से देखा। हम तुम्हें भरोसा देते हैं। राजा ने 100 के कुछ नोट उसकी ओर बढ़ाए। आज से तुम कभी भी कहीं भी हमारा नाम ले सकोगे, हमसे मिल सकोगे। तुम्हें ये देखना है कि आज से कोई हमारे खिलाफ ना बोले। अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो हमारा प्रतिनिधि होने के नाते उसे तुम चुप कराओगे। ज्यादा बागी कोई दिखाई दे तो सजा भी दे सकते हो। बदले में 20,000 रुपये महीना खजाना से ले जाना, खाना पीना तीनों समय का फ्री। आदमी खुश हो गया। अगले दिन सुबह से ही वह राजा को मुर्दाबाद कहने वालों से लड़ रहा था, उन्हें रोक रहा था। ये कहानी थी अंग। धन्यवाद। इस बाद गुजारिश है कि प्रतिभा त्रिवेदी जी करनाल ਤੋਂ जो आए हैं, उन्होंने गुजारिश है कि अपनी रचना का पाठ करेंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम वाणी की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन और आप सभी सुधी सरस श्रोताओं दिव्यजनों को मेरा नमन। मैं ग्वालियर से डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी। कहानी का शीर्षक है अर्पण। मैं एक बहुप्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का वाइवा लेकर लौट रहा था। मेरे कॉलेज के एस डी गुप्ता भी साक्षात्कार लेकर साथ में लौट रहे थे। हमें विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार बाह्य पर्यवेक्षक का पारिश्रमिक भी तत्काल भुगतान कर दिया गया। नन्हे कबूतर की भांति सफेद लिफाफा हमारी पॉकेट में था। बिन मौसम बरसात की जो खुशी सभी को मिलती है, ठीक वही खुशी हम वेतन भोगियों को प्रैक्टिकल एवं वाइवा से मिलने वाली धनराशि से होती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमारी गाड़ी अब नगर के व्यस्ततम भीड़ भरे चौराहों से गुजर रही थी। तभी कैंसर अस्पताल का परिसर आरंभ हो गया, जहां हॉर्न का प्रयोग भी प्रतिबंधित था। एकाएक गुप्ता जी ने मुझे गाड़ी रोकने का निवेदन किया था। मेरा चौंकना स्वाभाविक था। क्या हुआ सर? क्या आपको कैंसर हॉस्पिटल में किसी से मिलना है? मैंने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही एक काम याद आ गया, उन्होंने खोए खोए अंदाज में बुदबुदाते हुए कहा था। मेरी हैरानी बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या काम याद आ गया जो गाड़ी रुकवाकर कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं? मेरे अंदर का डिटेक्टिव जाग चुका था और गाड़ी साइड में खड़ा कर मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ी। गुप्ता जी अब दानदाताओं के लिए रखे डोनेशन बॉक्स के पास खड़े थे। उन्होंने अपने पैंट के पॉकेट से ठीक वही लिफाफा निकाला जो कुछ समय पूर्व हमें पारिश्रमिक भुगतान में मिला था, और बिना किसी मोह माया के निर्लिप्त भाव से लिफाफा डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। मैंने झटपट अपने कदम बढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उनकी उम्र कुछ ज्यादा होने के कारण वे मंथर गति से चलते भी आए और गाड़ी में आकर बैठ गए। साथ ही उन्होंने पूछा, क्यों भार्गव जी, ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? मैं भला क्या कहता, मैंने तो सही मायने में आज गुप्ता जी के गुप्त दान को देखा था। आए दिन टीवी में, समाचार पत्रों में बड़े बड़े दानदाताओं के दान के किस्से देखता, पढ़ता, सुनता आया था, लेकिन आज सही मायने में दानदाता को इतने सरल निस्वार्थ भाव से देखा था। आज मानव के रूप में मुझे महामानव के दर्शन हो गए थे, महामानव के दर्शन हो गए थे। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी, आपका इतना प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत अच्छा रहा। रचना कैसी है वो बाद में आलोचक बताएं। तो इसके बाद में मैं गुजारिश करता हूँ दिल्ली से आए हुए श्री देवेंद्र सिंह पलेसर जी, तो वो अपनी रचना का बात करेंगे। हाँ जी, मेरी कहानी का नाम है नीरज। ये गल उस वेले की है जो मोटर कारा का युग नहीं। माइक नेड़े करो, दोबारा बोलो। मेरी कहानी का नाम है नीरज। एक गल उस वेले की है जो मोटर कारा का युग नहीं थी। मोटर कारा का काम भी डंगरा को लिया जाता थी। एक दिन ठीक दोपहरे पिंड खैर की एक कामी बंतो अपनी नवी व्याही सोहनी सुनखी मुँह नाल खैर की तो संभाल पैदल ही जा रही थी। उस वेले अक्सर लोग पैदल ही आया जाया करते थे। बंतो को अपनी मुँह वाल देख के तरसिया आ रहा थी। पिंडों आंदे देख गभरू जवान ऊँट सवार ने कुछ हथ दे के कहा, शाह जी मेरी नूंह जरा संभाल तक ला दी। वो गभरू कहने लगा, हूँ जा परा, मैं एडा महंगा ऊँट तेरी नूंह वास्ते लिया जा वर्दी हो। थोड़ी कुछ दूर जाके वो गभरू मुड़ आया तो कहने लगा, चल चल अपनी मुँह में बिठा दे। बंतो कहने लगी, ना ना पुत्र ना, जो तू सोचे है ना वो हूँ मैं भी सोच लिया। धन्यवाद। शुक्रिया साहब। तो हम बात गुजारिश है जी श्री राधे श्याम पाठी। आओ सर। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दो प्यासे परिंदे। वह औरत आश्रम में दिव्यांग बच्चों से मिलने आई थी। वह किसी बच्चे से बातें करने लगती तो किसी से हाय हेलो। इसी दौरान उसने पाया कि एक बच्चा बेड पर गुमसुम सा पड़ा है। उसने उससे बात करनी चाहिए, पर मैंने कहा, मैडम जी यह मंदबुद्धि बच्चा है, यह भी थोड़े दिन पहले ही यहाँ आया है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह हमारे साथ घुल मिल जाए, पर यह एक अवस्था से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हेलो, औरत ने फिर से कहा। उसका हेलो कहना जैसे बेअसर रहा। उसने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा, फिर गाल सहलाए और फिर उसे उठाकर गोद में ले लिया। गोद में लिए वह उसे इधर उधर घूमती रही। धीरे धीरे बच्चा उससे इतना घुल मिल गया और उसके हाव भाव से लगा जैसे वह उसे वर्षों से जानता है। उसके बाद उसने उसे बेड पर बिठा दिया और जाने लगी। उसके कदम अभी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अनायास ही उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी। उसने देखा बच्चा प्यासी नजरों से उसे ही ताके जा रहा था। वह तुरंत वापस आई। बच्चे के पास जाकर पहले तो उसने उसका माथा चूमा, फिर उसे उठाकर छाती से लगा लिया। मुझ सेविका को महसूस हुआ जैसे औरत के हृदय सागर में प्रेम की हिलोरें उठ रही हैं और वह बच्चा उन हिलोरों में जैसे खोए जा रहा है। मैं चकित भाव से उस अनुपम दृश्य को देखती रह गई और कहे बगैर रह न सकी, मैडम जी आज मैंने पहली बार इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखी है। आपने तो जैसे इसकी झोली खुशियों से भर दी है। अब पता नहीं खुशियों से इसने मेरी झोली भर दी या मैंने इसकी। इसी खुशी के लिए मैं जीवन भर तरसती रही हूँ। मैं औरत के फड़फड़ाते हुए होंठ मानो यही सब कह रही। धन्यवाद। इसके बाद मेरा निवेदन है डॉक्टर कांता राय जी जो भोपाल से आए हैं कि ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਘੂ ਕਥਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ 12:30 ਵਜੇ अकेले सन लैंड के लिए आए तो इन्हों की उस गल तो इंस्पायर होके तो मैडम परमजीत कौर से गुरप्रीत कौर ने भी इस गल की उस समय काम ली कि सानू भी जो मर्जी मिनी कहानी के प्रोग्रामों के लिए
ऑर्गेनाइज करने ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि अपनी रचना का पाठ करेंगे। इस प्रोत्साहन के लिए हृदय से आभार आपका। मेरी लघु कथा का शीर्षक है खाली डिब्बा। खाली डिब्बा विवरणात्मक लघु कथा है ये। आज उसे करीब से देख रही थी, आज उसे करीब से देख रही थी। महंगे कपड़े और जेवर उसे खूबसूरती प्रदान करने में असफल हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक विशेष तरह की तनाव से भरी रेखाएं उभरी हुई थी। मैंने बारीकी से उसके चेहरे पर उसके चिन्ह ढूंढने की कोशिश की। मोटी क्रीम की तहें, काजल, लिपस्टिक चुगली करते हुए उसकी अंतर्व्यथा को मुखरित कर रही थी। मेरी तलाश जारी थी। तलाश में मेरे हाथ आई चेहरे की त्वचा पर गहराती झाइयों के धब्बे, वर्षों से जागती हुई थी आंखों के नीचे फैले काले घेरे। मृत कोशिकाओं से निर्मित उसकी त्वचा को देख मेरी आंखें भर आई। मुझे ध्यान आया इसे पत्नी नहीं बल्कि यह उसकी औरत है कहकर वह लोगों से इसका परिचय करवाया करता था। अक्सर लोगों को यह बताया करता था कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत धन कमाया है। उसके कमाए हुए धन से परिवार सहित उसकी औरत को भी ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। उसकी औरत बड़ी भाग्यवान है। सच कहूं तो उसकी औरत से मिलने के पश्चात उस आदमी की असलियत को मैंने शिद्दत से महसूस किया था। धन्यवाद। थैंक यू जी। उसके बाद में निवेदन है वो बहुत दूर से आई है मैडम, मेरी आगे जैसे क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, कोलकाता से आए हैं मैम। इनका लघु कथा के मामले में इन्होंने एक बुक ट्रांसलेट की थी बंगाली में, 3 बंगला 3 किताबें इन्होंने बंगला में लघु कथा की जो ट्रांसलेट की है, बहुत बड़ा काम है। एक बार ताली लगा के इनका बताइएगा। मैम देवी कोलकाता। नमस्ते, मेरा नाम देवी काटफॉर्मा है। एक बार और KARFORMA काटफॉर्मा। मेरा पति बंगाली है मगर मैं पंजाब की हूँ। मिनी कहानी लेखक मंच की सभी संगठन से जुड़े हैं सभी लोगों को मेरा सत सत नमन। यही सम्मेलन में बुलाने के लिए जगदीश कुलिया जी को भी सत सत नमन। और यही सम्मेलन में उपस्थित होकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरी कहानी सजा। ऑटोवाला लक्ष्मण का एक ही बेटा था, वो जो बहुत होशियार और मेहनती था। भगवान की कृपा से उसके लड़के को छोटी ही उम्र में नौकरी का बुलावा आया, बैंक से नौकरी का बुलावा आया। एक समाचार मिलते ही परिवार में खुशी की धारा बहने लगी। ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ 5 दिन ही रह गए। लक्ष्मण खाना पीना छोड़ के बेटे के लिए सभासद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के उसके ऑफिस गए। लक्ष्मण को देख के उसके मोहल्ले में रहने वाला बबलू, जो सभासद की पार्टी के सक्रिय सदस्य भी है,
और दिन रात सभासद की चपलूसी करता है। वो दौड़ के सभासद कमरे में गया और सभासद के कान भरते हुए कहा, सर लक्ष्मण आया है, भगा दो क्या? सभासद बोले, मैं अंदर हूँ, मत बताना। बाबलू भोला बन के निकला और बोला, अरे लक्ष्मण क्या बात है? सभासद साहब से पूछ, जरूरी काम है क्या? लक्ष्मण बोले, बाबलू भैया बेटी को बैंक से नौकरी मिल गई, सभासद साहब के पास आया हूँ, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना था। चिट्ठी आने में देर हो गई, 10 तारीख सुबह ट्रेन से बेटी को जाना है। सभासद साहब से जल्दी मुझे एक सर्टिफिकेट दिला दो भैया। सभासद के सर्टिफिकेट नहीं मिलने से मुझे खाने से कोई सहयोग नहीं करेगा। बाबलू उदास सा मुंह बनाकर बोला, सभासद साहब तो नहीं है, कश्मीर घूमने गई है, 15 तारीख को आएंगे। लक्ष्मण को सिर में आसमान टूट पड़ा। आगू क्या करे? दिन भर परेशान लक्ष्मण कभी विधायक का ऑफिस, कभी थाने, कभी एसडीओ का दफ्तर दौड़ते रहा, मगर हर जगह मीरा की हाथ लगी। हैरान परेशान बेहाल पसीने से तरबतर वो घर लौट आया। बेटा और उसकी माँ दौड़ के उसके पास आई। लक्ष्मण डूबे कंठ से कहा, मीटिंग और झगड़े में शामिल ना होने का सजा आज मुझे मिल गई। मैडम इसको बात गुजारते हैं कि बेटे शक्तिराज अपनी रचना का पाठ करेंगे। सबसे पहले प्यारे विद्वान श्रोताओं को नमन। हाँ जी, किसी ने सुना हो तो जवाब दीजिए। सबसे पहले श्रोताओं को नमन, उसके बाद मंच को नमन, और उसके बाद भारत माता की। जोर से बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, भारत माता की। हाँ जी, और अब मैं बोलूंगा भारतीय माताओं की जय, क्योंकि मेरी जो है ना जो लघु कथा है उसका सर्वलेख है भारतीय माताएं। मां नहीं रोई। राकेश के पिताजी उसके बचपन से में ही स्वर्ग सिधार गए थे। मां ने वट वृक्ष की तरह आंधी वर्षा गर्मी सर्दी झेलकर उसे पढ़ाया। एमएससी करने के बाद गांव से 10 किलोमीटर दूर उसकी नौकरी लग गई। मां को गांव से लगाव था, वह शहर जाने को राजी न हुई। राकेश ने प्रतिदिन गांव से ही ड्यूटी जाने का फैसला किया तो मां की आंखों में एक विशेष खुशी की चमक आ गई। वो बड़ी खुश हुई। वह उसे स्कूल जाते वक्त रोज टिफिन बनाकर देती और शाम को अपने लाडले बेटे का इंतजार करती। राकेश ने लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रार्थना पत्र दे रखा था। वहां छात्रवृत्ति मिलना भी तय था। आज उसे पता चला कि डायरेक्टरेट के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है पीएचडी की एडमिशन के लिए। मित्रों की मदद से वीजा का प्रबंध भी आनंद फानंद में हो गया। उसने घर जाकर खुशी का ये समाचार जब मां को सुनाया तो मां ने चुपचाप उसकी आंखों में झांका। मां ने चुपचाप बेटे की आंखों में झांका। बेटे की आंखों में महत्वाकांक्षा थी, ऊंची उड़ान के सपने थे। हाँ जी, ऊंची उड़ान के सपने से कहीं बीच में से आवाजें आ रही हैं। पर 4 वर्ष के लिए बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर बूढ़ी मां की आंखों में यकायक सूनापन आ गया। राकेश को अपनी बूढ़ी मां के अकेले रह जाने का ख्याल क्यों नहीं आया? एक बार उसने सोचा, पर उसने कहा कुछ नहीं। वह एक पल में ही बुढ़ा गई थी। झुर्रियां मकड़ी के जाले की तरह फैल गई थी उसके चेहरे पर, परंतु रोई नहीं वह। उसने खुद को सहेज कर एक एक सामान बांध दिया बेटे के विदेश प्रस्थान के लिए। जय हिंद, जय हिंद।
ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਰਾਕੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੰਨਿਆ। ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂਚ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਹੇਮੜੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾਈ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਟਕੋਰ ਮਾਰੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੜਬੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਖਬਰ। ਜਿੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਹਟਾ ਐਨਕ ਸੂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਹਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਸੁਣ, 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨਾ ਬਹਿਰੂ ਕਹਿ ਬੋਲਿਆ, ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲਤੀ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੱਗ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਜਿੰਦਰ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਉਣੇ ਕਿ ਛਿੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਜਿਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 35 ਲੱਖ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਖੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵਿਆਹ ਲਓ। ਜਦ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮਚਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਲਹੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਮੜਵਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਘਾਊ ਘੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਛਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ, ਹਿਆ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਸਭ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੋੜਾ सा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ डॉक्टर अशोक बराकी जी कौन से अपनी रचना का पाठ करके। आप सभी को सादर नमन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। शहर के बजाज मैरिज पैलेस के ठीक सामने कोई बारात खड़ी थी और उसका कानखोरू हाई फाई डीजे अपना बेसुरे अपना राग अलापे जा रहा था। उसके अश्लील और बेसुरे लोकगीत लोग सुन रहे थे और सैकड़ों युवा शराब पिए मदमस्त होकर झूम रहे थे। उनके लिए जिंदगी का यह सबसे हसीन पल था। किसी को भी किसी का होश नहीं। दुल्हा सजी धजी घोड़ी पर बैठा टकटकी लगाए सभी को देख रहा था। दूल्हे के पीछे पुलिस की गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। तभी हमें वहां से कुछ एक दूरी पर लोगों की एक भीड़ जुटती दिखाई दी। हमने सोचा शायद कोई दूसरा दूल्हा होगा। जब उसके निकट पहुंचे तो पाया कि 14-15 साल का एक लड़का सड़क पर पड़ा घुटनों में पैर दिए बुरी तरह तड़प रहा था। शायद उसके पेट में दर्द था, लेकिन उसकी कराहटें, उसकी चीखें
डीजे की मस्त धुन के आगे नतमस्तक होने को मजबूर थी। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। काफी देर बाद दूल्हे के पीछे चलने वाला वाहन वहां आकर रुका। उसमें से 5-6 पुलिस वालों ने भीड़ को हटाया। 2 ने उस लड़के को बहुत आराम से बिना तकलीफ व पूछताछ के हाथ पैर पकड़कर ऐसे उठाया जैसे किसी मरे हुए पशु को उठाते हैं और साइड में पड़े कूड़े के ढेर पर रख दिया। अपनी ड्यूटी करके वे तुरंत गाड़ी में बैठे और हॉर्न बजाते हुए निकल गए। उस वाहन के ऊपर बहुत सुंदर चमकीले अक्षरों में लिखा हुआ था, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अगली सुबह दैनिक भास्कर के गोहाना परिशिष्ट पर चित्र सहित खबर छपी थी, ठंड ने बरपाया कहर, बजाज पैलेस के पास कूड़े पर मिला ठंड से सिकुड़ा हुआ एक अज्ञात शव। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है एक लोहार की। शाम का सूरज ढलने के साथ अंधेरा गहराने लगा था। हरिया अपनी घरवाली के साथ खेत पर काम निपटाकर मेड़ पर बैठा ही था कि सेठ जी आ गए। खेत के पास बने खलियान में सोने से दमकते गेहूं का ढेर लगा था। इस साल फसल अच्छी हुई थी। हरिया की मेहनत रंग लाई थी। क्यों रे हरिया, पूरा अनाज इकट्ठा हो गया? जी अन्नदाता, हरिया ने पसीना पोंछते हुए कहा। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना, सारे गेहूं भंडार गृह में रखवाने। अन्नदाता, मजदूरी में कुछ गेहूं के दाने हमें भी मिल जाते, घर पर भूखे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फसल खेत खलियान से घर आई नहीं कि तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई? सेठ हरिया को दपकते हुए बोला। नहीं अन्नदाता, ऐसी बात नहीं है। वो हरिया अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया कि सेठ ने आंखें तरेरते हुए कहा, मिल जाएगी तुझे तेरी मजदूरी, जरा सब्र कर, गेहूं का भूसा तो बिकने दे। साल भर अच्छी फसल के लिए खेत में अपनी घरवाली के साथ मेहनत करने वाले भूखे प्यासे हरिया की अचानक गुस्से से आंखें लाल हो गई, जबड़े भिज गए और मुट्ठियां तन गई। उसने वहां रखी एक गेहूं की बोरी उठाई, अपने कंधे पर रखी और सेठ को गुस्से में देखता हुआ घरवाली से बोला, चल रधिया, घर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। धन्यवाद। हाँ जी, उसके बाद जारी करके कहीं दरबार हुई तक अपनी रचना का पाठ करके थे। उसके बाद कभी बाबा हो कर दीजिए क्या कहीं दरबार हुई। सत्यारथ हाजरी, मेरी मिनी कहानी का संलेख है एहो हमारा जीवन। एहो हमारा जीवन। भोली नूं हर रोज वांग उसका पति बल्ली शराब की कुटदा कह रहा सी, तू मैनू लंबड़दारां तो पैसे लिया के दे। भोली अपने बुखार की दहाई पाउंदी हथ बन कह रही थी, वे मैनू 2 दिनों तो बुखार है, मैं किसी के भी घर काम करन नहीं गई। रौला पैंदा देख दवान विचों लच्छन ताई आ गई ते लगी गालां कड्ढन, देख शराबी ने की लक्षण खिंडाए ने, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਵੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਰੀਬੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੈ ਲਿਆ ਦਿਓ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਮਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਦਾ? ਕਹਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਟੇਕੇ ਲਾਇਆ, ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਤਾਈ ਪੇਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ? ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਭੋਲੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ, पानी लिया के दे तेरी मां नूं, मैं दवाई लिया के दिंदी हाँ। ताई ने कोल मिट्टी विच खेडदे भोली दे मुंडे नूं आखिया, मम्मी पापा तेनूं कद कुटदा है, तू रो ना। पानी पिलाउंदिआं उसने कहा, मम्मी आ गुआंढियां दे घर मेरा जन्मदिन है। वो सारी गली च तां कह गई, पर आपां नूं तां कह के नहीं गई। वो रोंदू जिहा मूंह बना के कहण लगा, अपने बच्चे नूं गल नाल बनाउंदी भोली अपना दुख भुल जाती है ते कहती है, कोई ना पुत्र, तेरा जन्मदिन आने वाला ही है,
ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੰਮੀ, ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਭੋਲੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਵਾਂਗ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਦੀ ਕੁਆਰਤਾ ਸਰਕਰਾ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਡੇਪੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੈਲੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੇਖ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਚਾਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बीज। सुबह मुंह अंधेरे ही रमन को लेकर खेत को निकल जाना। मैंने उसे बोल दिया है कि कल स्कूल की छुट्टी है और तुम्हें अपने बापू के साथ खेत के काम में भी हाथ बटाना है। पति की तरफ करवट लेते हुए कहा कामने ने। रामधन ने जरा सी गर्दन उठाकर साथ वाली चारपाई पर सो रहे 7 साल के रमन को एक बार देखा और पत्नी की आंखों में झांका। कामनी की आंखों में सौतेलेपन की धुंध और धुएं से उसकी आंखें अटी पड़ी थी। कामनी के मोहजाल में फंसे रामधन की आंखों में भी वही धुंध और धुआं समा गया था। कामनी बड़बड़ा रही थी, मेरी कोख तभी हरी होगी जब मुझे सोतन के बेटे से मुक्ति मिलेगी। मेरा बच्चा होगा तो वही पूरी जमीन जायदाद का इकलौता मालिक बनेगा। सोतन का बेटा आधा हिस्सा ले जाए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कैकई नहीं हूं मैं कि 14 वर्ष के वनवास से संतुष्ट हो जाऊं। मुझे चुभने वाले कांटे को सदा के लिए हटाना है अपने रास्ते से। और सुनो, उसी जगह ले जाना इसे जो जगह मैंने तुम्हें दिखाई थी। वही गड्ढा खोदकर कामनी के विष जाल में फंसे रामधन ने कामनी के हाथों को थाम लिया था। आंखों ही आंखों में रात कट गई। सुबह रामधन ने कस्सी उठाई और रमन को खेत पर चलने के लिए जगाया। कामनी ने उसे उसके सिर पर बांधा जाने वाला परना ला कर दिया। निश्चित जगह पहुंचकर रामधन ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया।
वहां मकई के कच्चे पौधे उगे हुए थे जो कस्सी की धार से कट कट कर गिरने लगे। रमन से रहा नहीं गया। बापू, इन पौधों को काटकर इस जगह को खाली क्यों करना चाहते हो? बेटा, इस जगह पर जो पौधे उगे हुए हैं वो काफी कमजोर हैं। इनको उखाड़ कर हम नया बीज बोएंगे ताकि मजबूत पौधे उगाएं और अच्छी फसल मिल सके। थोड़ी देर बाद फिर से रमन ने सवाल किया, और अगर नए बीज से पौधे निकले ही नहीं तो फिर क्या होगा? कहीं हम इन कमजोर पौधों को उखाड़ भी दें और नए ना भी जमे? सवाल सुनते ही रामधन के कस्सी उठाए हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए, मानो किसी ने जकड़ लिए। धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया जी श्री बदन लाल जी।